भारत माता की। वाह, वेरी गुड। इस हयाघाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद जी और हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय नेता, जिनकी ईमानदारी में आज तक कभी कोई बट्टा नहीं लगा है, ऐसे वहां के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, अतुल भंसाली जी, विधायक जोधपुर शहर राजस्थान, अमरनाथ गामी जी, रमेश जी चौधरी, बैजनाथ जी बैजू, कुमार गौरव, श्री राजकुमार जी झा, जनता दल यू के अध्यक्ष श्री मनोज शवाजी, हम पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी पासवान जी, जिलाध्यक्ष आलमो, श्री अश्विनी यादव, श्री वीरेंद्र पासवान, श्री संजीव झा, श्री विकास यादव, श्री केदारनाथ भंडारी और आशाराम चौधरी लोजपा, और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। संभवतः पहली बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। पहली बार शायद यहां पर मैं आया हूं, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि महाकवि विद्यापति जी की इस भूमि पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से मैथिली भाषा एवं संस्कृति को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में गौरवान्वित किया है। यह माता के सीता के त्याग और तपस्या की यह भूमि है। यदि मैं कहूं कि यदि मैं यहां आया हूं तो मां सीता का भी आशीर्वाद आप सबको तो प्राप्त है ही, मुझे भी माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह अहिल्या जी की भूमि है, जहां प्रभु श्री राम के शरण पड़े थे। माने इस भूमि की महत्ता जितनी भी गाई जाए, जितनी भी कही जाए, मैं समझता हूं वो अपने में बहुत कम है मेरे बहनों भाइयों। और आज यहां पर मैं आया हूं तो रामचंद्र जी के लिए वोट मांगने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामचंद्र जी को पिछली बार भी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनकर बिहार की विधानसभा में उन्हें भेजा था। 5 साल में उन्होंने अच्छा काम किया कि खराब काम किया, यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहनों भाइयों, रामचंद्र जी के बारे में जितनी बात मैं जानता हूं, उस आधार पर मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं, कोई यह शिकायत कर सकता है यह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, वह काम करना चाहिए था रामचंद्र जी ने नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि रामचंद्र जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, या कोई नहीं कह सकता। भारत की राजनीति में ईमानदारी, भारत की राजनीति में शुचिता का निर्वाह करना मेरे बहनों भाइयों, यह कोई आसान काम नहीं है। आपने देखा यहां पर राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया है। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता? बहनों भाइयों, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है।
मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है? इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। कोई आप में से कह सकता है, हमारे विरोधी भी ये कह सकते हैं, कैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित भारत बना देंगे, दुनिया में सबसे धनवान बना देंगे 2047 तक? यह सवाल कोई पूछ सकता है। और बहनों भाइयों, अपनी बात आगे कहने के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र यहां पर बैठे हैं, यहां पर बड़े जागरूक लोग हैं यहां के, यह भी मैं जानता हूं। हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर मिलाकर मैंने राजनीति की। इसलिए मैं कहता हूं, कोई ये सवाल पूछ सकता है, कैसे मोदी जी भारत को दुनिया का धनवान देश बना देंगे? कौन सा जादू है? जादू की छड़ी आप जानना चाहते हो तो आप सुन लो मेरे बहनों भाइयों। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत सारी दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। लेकिन 8, 9, 10 वर्षों के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर दुनिया में था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, यह करिश्मा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत धनवान भारत बनेगा, भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। आज पहले भारत दुनिया में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह है आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अब जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में इसे आप स्वीकार करेंगे, नीतीश जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। बहनों भाइयों, क्या है कोई महाकलाल यह उंगली उठाकर कह दे कि नीतीश जी के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? काजल की कोठरी में रहकर कोई बेदाग निकल गए, क्या यह छोटी बात है? और हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, बिहार के विकास के लिए उन्होंने सचमुच दिल्ली का खजाना खोल दिया। मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। यहां पर
कांग्रेस और आरजेडी इन लोगों की सरकार थी, और जिसे हम यूपीए की सरकार कहते थे। तो 10 सालों में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसमें आरजेडी भी शामिल थी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन जानते हैं, ये 11 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। बहनों भाइयों, यह है इस बिहार के प्रति एक लगाव। बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही एक अपना विशेष स्थान हमारे भारत में रखता है। हर दृष्टि एक से एक योग्य महापुरुष यहां पैदा हुए हैं, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो। माता सीता भी कहीं की मानी जाती हैं तो बिहार की ही मानी जाती है। मेरे बहनों भाइयों, हम सभी लोग मानते हैं एक ऐसी ये पुण्य भूमि है। लेकिन क्या हो गया, इसके पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, क्यों नहीं उसने विकास किया? आज दोनों लोग एक दूसरे से गले से गला मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए को हराना चाहते हैं, नीतीश जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, और नीतीश जी के ऊपर भी अनावश्यक अब भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश जी पर नहीं लगा सकते। कहते हैं नीतीश जी अब हो गया बहुत। लेकिन बहनों भाइयों, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, ताजपोशी होनी चाहिए तो उसी की ताजपोशी होनी चाहिए। इन लोगों ने तमाशा बना दिया। और आप जानते हैं, अभी आरजेडी ने, राजद ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसने कहा है कि हर व्यक्ति के एक घर में एक को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संभव है? मेरे बहनों भाइयों, जो समझदार लोग हों, कम से कम उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग यहां 2 करोड़ 80 लाख घर हैं। क्या कोई ऐसा महापुरुष आ सकता है जो कि सभी घरों में 5 साल के अंदर सबको एक एक पक्की सरकारी नौकरी दे? मैं लालू जी और तेजस्वी जी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना का यह आवश्यक है। राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए क्या जनता की आंखों में धूल झोंकना आवश्यक है? क्या अपने राज्य और देश की जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्यों इतना सरासर आप झूठ बोल रहे हैं और कहते हो आपकी नीतीश कुमार जी ने कुछ किया ही नहीं, यहां एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया? बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो फिर मैं कहना चाहता, लिख सकता है कोई अपने अखबारों में, बोल सकता है टेलीविजन के चैनल पर, बिहार में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन जिसे बोलते हैं, उसकी दर जानते हैं? 14% है, जो हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर यदि कोई राज्य है तो आपका राज्य बिहार है। मेरे बहनों, उसके पहले का बिहार देख लीजिए और आज की बिहार देख लीजिए। 7000 किलोमीटर हाईवे का जाल बिछा दिया गया है और शायद बिहार हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहां पर 35% आरक्षण माताओं बहनों को मिला है, महिलाओं को मिला है। मेरे बहनों भाई, 125 यूनिट की बिजली फ्री और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया। कितना गया? 10,000 रुपया। यहां हमारी माताएं बहनें हैं, आप लोगों के खाते में हर परिवार में 10,000 रुपया गया है कि नहीं गया है? तो हाथ उठा के ताली बजाओ आप लोग भी। और यह सुन लीजिए, हमारा चुनावी घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है।
मेरे बहनों भाइयों, हम चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहेंगे अक्षरशः उसका पालन करेंगे। और आप ये कहेंगे कि आप ये कैसे दावा कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 2014 में हम लोग चुनाव लड़े, मैं ही उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। आप उठाकर देख लीजिए चुनावी घोषणा पत्र जो तैयार हुआ उसमें जो भी कहा था अक्षरशः उसका 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने पालन किया। दूसरी बार जब चुनावी घोषणा पत्र बन रहा था तब मोदी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह, आप भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन चुनावी घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों में। और बहनों भाइयों, दूसरी बार भी जो चुनावी घोषणा पत्र में हम लोगों ने वादे किए थे अक्षरशः उसको पूरा किया। तीसरी बार भी जो चुनावी घोषणा पत्र बना उसमें भी मोदी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह जी, आप लोग बैठकर चुनावी घोषणा पत्र बनाइए। उनको विश्वास था कि हम लोग जो बनाएंगे वही बातें लिखेंगे घोषणा पत्र में जिसको पूरा किया जा सके, जिस पर अमल किया जा सके। बहनों भाइयों, हम देश की जनता की आंखों में धूल नहीं झोलेंगे। अब नीतीश जी ने पूरी ईमानदारी के साथ लाखों नौजवानों को नौकरी दी। कोई बतला सकता है कि नीतीश जी ने एक पैसा भी किसी से लिया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कोई बैठा हुआ जो कह दे कि नीतीश जी ने पैसा लिया? क्या ईमानदार नेता का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उसको इज्जत नहीं बख्शी जानी चाहिए? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथ में है। इतना सरासर झूठ, माने 2 करोड़ 80 लाख लोगों को राजद कहती है, तेजस्वी जी कहते हैं हम घर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। न भूतो न भविष्य, न कभी हुआ है न हो पाएगा। मेरे बहनों, हमारी सरकार बनेगी तो हम कोशिश करेंगे, हम बिहार के नौजवानों को, सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन सभी के हाथों को कुछ न कुछ काम मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। यह हम अपनी कोशिश करेंगे। यह हम कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं आप सबका भी सहयोग प्राप्त होगा, तो उसमें हमको निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और जो ये नौकरी देने की बात करते हैं, मैं आंकड़ा देख रहा था, यदि हर परिवार में तेजस्वी जी एक एक जवान को नौकरी देंगे तो जानते हैं कितना खर्च होगा? 12 लाख करोड़ रुपया। एक आदमी को 35-40 हजार रुपया मिला महीने वेतन, तो 12 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। जानते हैं बिहार का बजट कितना है? 3.17 लाख करोड़। बताइए, 3-3.25 लाख करोड़ जिसका बजट है, उसमें 12 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। कहां से पैसा लाए? मैं यही कहना चाहता हूं तेजस्वी जी से भी, आप नौजवान हो, राहुल गांधी से भी कहना चाहता हूं, आप नौजवान हो, सारी जिंदगी आपको राजनीति करने के लिए पड़ी है, लेकिन झूठ बोलकर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समाज के पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग के उत्थान के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। ओबीसी कमीशन, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, पिछड़ा वर्ग आयोग पता नहीं कब बन गया आजादी हासिल होने के बाद, क्यों नहीं आपने उसको संवैधानिक दर्जा दिया? पहली बार ओबीसी कमीशन को, पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा आज किसी ने दिया है बहनों भाइयों, और किसी ने नहीं दिया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। यह बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी इसी बिहार की धरती पर पैदा हुए, बिहारी मां की कोख से पैदा हुए, मुख्यमंत्री रहे, गरीब मां की कोख से पैदा हुए थे, लेकिन कोई मां का लाल नहीं कह सकता था कर्पूरी ठाकुर जी ने एक पैसा भी किसी का छुआ हुआ। ऐसे जननायक को भारत रत्न के सम्मान से जो नवाजा जाना चाहिए था, नहीं नवाजा।
इतने लंबे वर्षों के बाद जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब कर्पूरी ठाकुर जी को जाकर भारत रत्न के इस उपाधि से नवाजा गया। बहनों भाइयों, हम लोगों ने नवाजा। हम लोगों के शासनकाल में चाहे अनुसूचित वर्ग, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे आदिवासी हो, इनका आरक्षण 10 साल के लिए हम लोगों ने बढ़ाया है। यहां तक सड़कों का सवाल है, बहुत सारी सड़कें बनी हैं। मैं सारे आंकड़े आप सबके सामने नहीं रखना चाहता हूं, बड़ा लंबा हो जाएगा। 10-11 साल में मुझे बताया गया है कि 55,000 किलोमीटर सड़कें बनी। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों में बिजली पहुंची है। 1.5 करोड़ घरों में पानी का कनेक्शन पहुंचा है। क्या क्या काम हुए हैं। और मेरे बहनों भाइयों, लगभग बिहार में पीएम आवास योजना के अंतर्गत 57 लाख से ज्यादा पक्के घर बने और 3 करोड़ और पक्के घर यहां पर बनेंगे, तैयार हो रहे हैं। यह भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्मा किया है इस देश में, जो आज तक नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार 40-50 वर्षों तक थी, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन जी रहे थे, उनको गरीबी रेखा के ऊपर वो नहीं ला पाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों की सरकार केंद्र में रहते हुए, मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हम लोगों ने की है। और यहां पर भी बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी के संकट से हम लोगों ने उबारा है। मेरे बहनों भाई, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, 75 लाख महिलाएं, माताएं बहनें इससे जुड़ी हैं। और 10-10 हजार रुपया, जैसा मैंने कहा कि अब तो सभी के पास भेजा ही जा रहा है। यानी यह हमारी एनडीए की सरकार ने, मेरे बहनों भाइयों, किसानों के लिए, गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। पहले यदि कांग्रेस की सरकार थी, राजद की सरकार थी, थोड़ा बहुत यदि किसी ने कुछ दिया भी होगा तो उसमें आधा पैसा तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, सोच में जिसके ईमानदारी होगी, प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने कहा, भाई भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाने की कोशिश करेंगे। अब भाई भ्रष्टाचार पर हम एकदम जड़ से समाप्त कर देंगे, यह कोई दावा नहीं कर सकता। झूठ नहीं बोला, कोशिश करेंगे। और मेरे भाइयों, जिस समय पहली मीटिंग हो रही थी, मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, सारे अधिकारी आए, उन्हीं के आवास पर मीटिंग थी, मैं भी बगल में बैठा था। तो अधिकारियों को मोदी जी निर्देश दे रहे थे, देखो भाई, ये कोशिश करो हर परिवार के लोगों का खाता खुल जाना चाहिए। इतना जोर देकर उन्होंने कहा, चाहे जो खाता खुलना चाहिए। मैंने कान में पूछा कि मोदी जी खाता खोलने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा, राजनाथ जी बाद में बताएंगे। और बहनों भाइयों, उसके बाद मैंने देखा, आज जो पैसा, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, अथवा महिलाओं का हो, अथवा बेरोजगार नौजवानों का हो, जो कुछ भी दिल्ली के बैंक से चलता है, 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपके खाते में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। नीयत साफ हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं, बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और बहनों भाइयों, न नीतीश जी न मोदी जी, इनकी नीयत पर कोई सवाल या निशान नहीं कर सकता। आप कह सकते हैं कि नीतीश जी ने, मोदी जी ने यह काम कर दिया, वो काम कर दिया, थोड़ा यह भी कर देते तो ज्यादा अच्छा, यह तो हो सकता है। लेकिन उनकी नीयत, उनकी ईमान पर कोई मां का लाल सवाल या निशान नहीं लगा सकता। अब बहनों भाइयों, देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया है हमारे प्रधानमंत्री। देश का मस्तक ऊंचा हुआ है सारी दुनिया में। एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जब होता है तब कोई न कोई खुरपेंच लगाता रहता है। आदत खराब हो गई थी पहले। आपने देखा कि 2 बार एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर, फिर भी नहीं माना। और इस बार पाकिस्तान से आतंकवादी आकर
कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष हमारे भारत के नागरिक जो अपने परिवार के साथ वहां घूमने गए थे, धर्म पूछ पूछ कर मारा। और यह कहा कि अपनी नेकर उतारो, जंघिया उतारो, देखना चाहता हूं तुम किस धर्म को मानने वाले हो। क्या तमाशा। बहनों भाइयों, उस समय आग लग गई थी हम लोगों को। लेकिन फिर भी आपने देखा कितने संयम का हम लोगों ने पालन किया। जाति, धर्म और मजहब के आधार पर हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले हम लोग हैं। संयम बरता हम लोगों ने। संयम बरता हम लोगों ने। हम लोगों ने जब वहां पर ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा स्ट्राइक की, जितने बड़े आतंकवादी संगठन थे उनके ठिकानों पर जब स्ट्राइक की मेरे बहनों भाइयों, तो उसके पहले बैठकर हम लोगों ने चर्चा की कि भाई यह ध्यान रखना, आम पाकिस्तानी नागरिक पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, निर्दोष नागरिक नहीं मारा जाना चाहिए, मारा जाना चाहिए तो आतंकवादी ही मारा जाना चाहिए। और बहनों भाइयों, अब नंबर तो नहीं बताऊंगा कितने मारे गए, लेकिन आप मान लो, जय जयकार करो, खूब अच्छी खासी संख्या। लेकिन भारत का संयम देखो, भारत का संयम देखो, भारत का चरित्र देखो। उन्होंने धर्म पूछ के मारा, लेकिन हम लोगों ने बहनों भाइयों उनके धर्म को देखकर नहीं मारा, उनके कर्म को देखकर मारा। भारत दुनिया का अकेला देश है बहनों भाइयों जिसने, यहां के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश ने दिया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत ने दिया है। इसीलिए हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने जो पैसा भेजा है हमारे मोदी जी ने लोगों के खातों में, यह देखा कि यह मुस्लिम महिला है, यह देखा कि यह मुस्लिम किसान है। किसान है तो है, सबके खातों में पैसा है। और यहां ये जाति पात की बात करते हैं, कहते हैं मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड समाप्त कर, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसको समाप्त कर देंगे। अरे इतना झूठ। बहनों भाइयों, संसद का कानून है, कोई बांका लाल इसे समाप्त नहीं कर सकता, कोई राज्य नहीं समाप्त कर सकता। मैं प्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो तो लिख देना। फैसला मेरे बहनों भाइयों आपके हाथ में है। बहुत सारी बातें हैं, कितनी बातों की मैं आपसे चर्चा करूं। फैसला आपको करना है। पहले हमको लोग बता रहे थे, लोग एक नारा चलता था, न खाता न बही, जो लालू जी कहें वही सही। यह था कि नहीं? हाँ, वो नहीं सही, नहीं है, नहीं चलेगा मेरे बहनों भाई। जो जनता कहेगी वही सही, और किसी के कहने की बात कोई सही नहीं हो सकती। फोन पर टेंडर मिलते थे, और किडनैप, जिन बच्चों की किडनैपिंग हो जाती थी, अपहरण हो जाता था, तो अपहरण का पैसा फोन करके कम कराया जाता था। क्या सरकार, इसे ही हुकूमत कहते हैं। ऐसे लोग जनता की सेवा ईमानदारी से नहीं कर सकते मेरे भाई। और इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर लगे हैं, मैं सचमुच, हमारे बहुत अच्छे संबंध है, कहते हुए मुझे संकोच भी होता है, लेकिन मेरा यह मानना है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, मेरा यह मानना है, चाहे कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों न हो, यदि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है
प्रथम दृष्टया पहली नजर में यदि आरोप सिद्ध होता है, मेरा यह मानना है कि वह नेता चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर क्यों न बैठा हो, वह तुरंत उसे अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए और तब तक सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह आरोप मुक्त नहीं हो जाएगा। इसे करके हिंदुस्तान में यदि किसी ने दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। हमारी लाल कृष्ण आडवाणी थी, उन पर ऐसे ही ऊल जुलूल बदनाम करने के लिए आरोप लग गया। आरोप लगते ही उन्होंने कहा मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं करूंगा। क्या बहनों भाइयों, आप इसको इन नेताओं पर दबाव डालकर इसको अमल में नहीं ला सकते। जात पात पर मत जाइए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इंसाफ और इंसानियत की राजनीति होनी चाहिए मेरे बहनों भाई। हमारी सरकार ने क्या क्या तय किया है, क्या क्या करेंगे, उसके बारे में मैं समझता हूं उसके पहले आप लोगों ने कुछ बताया है कि नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? अभी नहीं? अरे राम, तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, आगे की हमारी सभाएं हैं। और बहनों भाइयों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैथिली भाषा की पूछ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी है। और आप जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुवाद भी पहली बार मिथिला भाषा में किसी ने कराने का काम किया है तो हमारी सरकार ने किया। मिथिलांचल की स्थानीय भाषा ही मैथिली है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत काम किया हमारी सरकार ने। मैं सारी चीजों की चर्चा करूंगा तो मैं यही भाषण करता रह जाऊंगा। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप सभी का भरपूर समर्थन, अन्य भी नेता आएंगे, बोलेंगे, आपके पास पर्चियां भी पहुंचेंगी, ये लोग आपको हर चीज की जानकारी देंगे, क्योंकि हमको आगे की भी सभाओं को संबोधित करना है। इसलिए मैं पक्का मानकर जाऊं कि हमारे रामचंद्र जी को आप जिता देंगे। नहीं, देखिए एक बात, देखिए जो कुछ भी मैंने कहा है पूरी ईमानदारी से कहा है, जो कुछ भी कहा है पूरी ईमानदारी। अच्छा ये बताइए, जो कुछ भी मैंने कहा उस ईमानदारी पर शक होते जरा हाथ उठाइए। शक है? नहीं है ना? तो नहीं है तो आप ये बताइए कि रामचंद्र जी को आप, चाहे कोई नाराज भी होगा कि नहीं कहेगा। बहन भाइयों भूल जाइए, प्रश्न रामचंद्र जी का नहीं है, प्रश्न है बिहार राज्य का, प्रश्न है हिंदुस्तान का मेरे बहनों भाइयों। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, यदि आप रामचंद्र जी को जिताने का, देखिए प्राण जाई पर वचन न जाई। मेरे नौजवानों, आप लोग भी बोलना ईमानदारी से। यदि रामचंद्र जी को सचमुच आप जिता देंगे बम्पर वोटों से, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूं। दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए तो मैं मान लूं। रामचंद्र जी ऐसा है, यहां की जनता ने वचन दे दिया है कि आपको जिताएंगे। देखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहां तो जितने लोग आए हैं, लेकिन इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जहां भी आपकी पहुंच हो, जहां आपके रिश्ते नाते हों, जहां आपके सगे संबंधी हो, सबको बताइए, सब चीजों को भूलो। एनडीए की सरकार हमको बनानी है, इसलिए रामचंद्र जी को भी जिताओ। और मैं बता दूं, यदि बंपर वोटों से रामचंद्र जी को आपने जिता दिया और रामचंद्र जी ने यदि फिर से मुझे कभी बुलाया तो बहनों भाइयों मैं स्वयं यहां पर आऊंगा, स्वयं आऊंगा। और यदि आऊंगा, यदि मैं यहां पर आऊंगा तो एक मिनट, यदि मैं यहां आऊंगा तो मखाना की माला पहनने के लिए नहीं आऊंगा, हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा। रामचंद्र जी के जीतने के बाद आऊंगा मेरे बहन भाइयों, तो शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए मैं आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।